हेलो किडोज, एज इट इज़ योर सोशल साइंस एग्जाम आफ्टर 2 days, है ना। तो एक ब्रीफ में फटाफट सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी राइट नाउ वी आर डूइंग पॉलिटिकल साइंस। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, राइट। तो सबसे पहले पेज पर आपको मिलेगा दैट बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो एथनिक का मतलब सबसे पहले दैट हम जब लोगों को कल्चरली बांटते हैं और ये हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर दे पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। उन लोगों का अपना अपना रिलीजन होता है, अपनी इंटीग्रिटी होती है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली वो लोग बटे होते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं, उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग भाषा है, उनकी लैंग्वेज है। श्रीलंका वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज श्रीलंका से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। जैसे आपको अगर आप श्रीलंका वाले सेक्शन को देखेंगे तो यू विल हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 पॉइंट्स कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है सबसे पहले, ठीक है। यू विल गेट डायरेक्टली फ्रॉम हेयर अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है। इसके अलावा यहाँ पर इसी के सर्दर्न कोस्ट पर तमिलनाडु है और करीब 2 करोड़ लोग यहाँ पर है, 2 करोड़ पीपल हैं। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरीके की बेसिकली मेजॉरिटी, 2 तरीके के लोग बटे हुए, सिन्हालाज एंड तमिलियंस, राइट। सिन्हालाज जो हैं, सिन्हाला मतलब जो श्रीलंकन्स हैं ओरिजिनल, जो वहीं के रहने वाले, एंड दे आर इन मेजॉरिटी एंड तमिलियंस आर इन माइनॉरिटी। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ को, मतलब वाई ओनली दीज 2 कंट्रीज एज एन एग्जाम्पल, कि श्रीलंका ने की जो ये ग्रज रही बीच में श्रीलंकन्स और तमिल्स, दैट्स लीड्स टू सिविल वॉर, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने की कोशिश करती है और यहाँ पर मेजॉरिटी को खूब मतलब दे गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू डू दैट। उन्हें मौका मिला ऐसा करने का क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ थी, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ बिकॉज बेल्जियम ने एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का यूज़ किया, वो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो इन फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये प्रॉब्लम है श्रीलंका में कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब सीधा सीधा जब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को, मतलब वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और लाइक माइनॉरिटी को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो मेजॉरिटी को मिलते हैं। जो इस कंट्री में आपने देख लिया कि श्रीलंकन्स को मिल रहे थे और तमिल्स को नहीं मिल रहे थे। तो आपको बेसिकली इस पार्ट से करना है और मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन को भी एक बार रीड करना है, क्योंकि समटाइम्स हम लोग मेजॉरिटी क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं और हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्किप करते हुए जाते हैं कि हम लिख लेंगे, बट दे जनरली गिव क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो। तो मेजॉरिटेरियनिज्म 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इट इज़ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हैव अ लुक दिस वन। इसमें ये बताया हुआ है कि बेल्जियम में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब दे ऑल्सो हैव टू काइंड ऑफ पीपल, बट इनिशियली इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया बेल्जियम जो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहा था। दे फॉर्म कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी ताकि लोगों के बीच के ग्रजेस जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए। इक्वल सीट्स थी सेंट्रल और स्टेट में दोनों कम्युनिटीज़ को। तो आप नोटिस कीजिए कि अगर हम डच पीपल और फ्रेंच पीपल 2 तरीके के लोग हैं हमारी कंट्री में, तो इफ़ वी विश तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं रैदर देन उसको श्रीलंकन्स की तरह बढ़ाएं। तो बढ़ाया नहीं, बेल्जियम ने उससे बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज, ये आपका उस सेम कंटिन्यूएशन में रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अ वेरी वेरी डिसेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजायरेबल का मतलब यहाँ पर कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि पावर शेयरिंग, और इसी में यू विल गेट आंसर इन दिस पैराग्राफ ओनली। और ये एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है और बहुत मॉडर्न डेमोक्रेसी की टेक्निक है कि किस तरह से हम आपस के ग्रजेस को, अपने कन्फ्लिक्ट्स को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट पॉइंट्स फ्रॉम एयर ओनली, ठीक है। जैसे फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ये एग्जैक्ट लाइन आपको ऐसे मिल सकती है और फिर पावर शेयरिंग के फीचर्स बताने हैं आपको। हमारे बीच के सोशल ग्रुप्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती है पावर शेयरिंग। इसके अलावा ये फोकस करती है कि लॉन्ग रन तक चले और शॉर्ट रन में जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहती। लॉन्ग रन में हम लोग बिल्कुल शांति से, यूनिटी से रहें, राइट। इसके अलावा वी हैव सेकंड पॉइंट हेयर, हैव अ लुक। डीपर रीजन दैट वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। इसको पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके PYQ में डायरेक्ट लाइन आई थी और ये पूछा था कि इसको कैसे कर। 2 मार्क में क्वेश्चन था, तो आपको पावर शेयरिंग के 2 फीचर्स लिखने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें 2 तरीके के फीचर्स पर फोकस किया गया, प्रूडेंशियल और मोरल फीचर्स। तो इसको देख एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। प्रूडेंशियल फीचर्स एंड मोरल फीचर्स, मतलब मोरल डिविजन्स। लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, हाउ पावर शेयरिंग इज divided, how we will be seeing forms of power sharing.
जिसमें से एक एग्जाम में जनरली आ जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। पहला क्वेश्चन इस पेज का वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ध्यान से पढ़ेंगे, और आता है तो सिर्फ रिविजन करनी है आपको। जब आप पावर्स को ऑर्गन्स में बांटते हो, ऑर्गन्स मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस तरह से मतलब लाइक इन अ हॉरिजॉन्टल वे बांटते हो तो वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, और इसी को हम चेक्स और बैलेंसेस भी कहते हैं। इट्स हेयर, कहीं से कुछ अलग नहीं है, देखिए ये इट्स ऑल गिवन इन द बुक ओनली, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल मतलब जब हम लेवल्स में बांटते हैं किसी को, नेशन, स्टेट, और बाद में इंडिया में आपने लोकल भी लिया, ठीक है। These two are important in this page, on this page, and the next one is dividing it into social groups, right? सोशल ग्रुप्स में वही कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल देंगे आप। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो अभी हमने कहाँ देखा था, बेल्जियम में, कि अगर आप अपनी पर्सनल ग्रजेस को ख़त्म करना चाहते हैं या इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाना नहीं चाहते कंट्री में, सोशली कोई कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाना चाहते, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी एक कम्युनिटी में जहाँ पर प्रॉब्लम दिखती है या जहाँ पर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल पावर्स दे दें उन्हें, ठीक है। प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई ना कंट्री में, एटलीस्ट वॉर तो नहीं होगी। और पावर शेयरिंग इन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है कि मैम इसको कैसे डिस्क्राइब करें, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इसको अपनी लैंग्वेज में ना लर्न करके 2-3 स्टेटमेंट्स को रूट लर्न कर लीजिए, क्योंकि रूट लर्निंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। यू वॉन्ट बी एबल टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। तो पॉलिटिकल पावर्स क्यों चाहिए होती है हमें, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री, और प्रेशर ग्रुप्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो इनकी सबकी अलग आइडियोलॉजीज़ होती है, सबके सोशल ग्रुप्स होते हैं, और हम मानते हैं कि सोसाइटी में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, हम सब मिलकर ही सोसाइटी को बनाते हैं। एंड पावर शेयरिंग इन दोनों चीज़ों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप्स में, और कोई भी मूवमेंट अगर हम करते हैं उसमें पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है। So you will surely get one question from this, okay, and the chapter is revised. Next chapter is your federalism, right? Moving on to the next chapter is federalism. First question that you will get in federalism is, have a look. It is the definition of federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between, इसको बिल्कुल ऐसे लर्न कर लीजिएगा, power is divided between central authority and the various constituent units of the country. तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन, ओके। हम देखते हैं कि इसमें जनरली दो तरीके के 2 लेवल्स होते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो 2 लेवल्स हैं हमारे फेडरलिज्म में, नेशन और स्टेट। बाद में हमने लोकल की बात की, बट फिलहाल नेशन और स्टेट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यू विल गेट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी बोर्ड एग्जाम में PYQ में है बेटा। ये जनरली सीधा पूछ लिया जाता है फेडरलिज्म की डेफिनेशन, या फेडरलिज्म के बारे में एक स्टेटमेंट आएगी और आपको उसके फीचर्स लिखने होंगे। तो इसके फीचर्स आपको डायरेक्टली बुक से ही मिल जाएंगे, डोंट नीड टू गो टू एनी हेल्प बुक और एनी नोट्स यू नीडेड फॉर दैट। ये डायरेक्टली सारे फीचर्स गिवन है, इन्हीं से लर्न कर लीजिए, ओके। लास्ट फीचर पर फोकस करेंगे। लास्ट फीचर में बेटा डुअल ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, तो ये भी इंडिविजुअली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जिस पर फेडरलिज्म वर्क करती है। सबसे पहले सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और हम नोटिस करते हैं कि अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि कंट्री में एक तो यूनिटी रहनी चाहिए, और रीजनली लोग कितने भी अलग हो लेकिन हम शांति से एक जगह पर मतलब पीसफुली हैंडल करें सिचुएशन को, बस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इससे या तो डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, या फिर दे विड प्रोवाइड यू विद द एग्जाम्पल कि इसमें बताइए कौन सी होल्डिंग टुगेदर है और कौन सी कमिंग टुगेदर है। तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर बहुत ही ईजी है, सिर्फ ध्यान से एक बार पढ़ना है इसको। अगर आप नोटिस करेंगे कि दैट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिपेंडेंट होती है और वो एक बिगर यूनिट बना रही है, देन इट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब स्टेट्स के पास इतनी पावर होती है कि जितना कि वो सेंटर को भी सजेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इस तरह की जो फेडरेशन होती है वो US या स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में हो सकती है, US, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए यहाँ पे गिवन है, राइट। और अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ सेंटर ज़्यादा पावरफुल होती है और वो स्टेट को रन करती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिसके बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको इंडिया तो पता ही है, राइट। और 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, उसको आप सेम एग्जाम्पल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फैंसी एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, यही आएंगे एग्जाम में, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यही कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वेरी इजी, आपको इसमें लिस्ट बतानी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेकिन लास्ट ईयर PYQ में इसमें से बस लिस्ट के नाम पूछे गए थे, उन्होंने लिस्ट इन द सेंस कि यूनियन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और उसमें से PYQ में सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था।
तो उससे बहुत ईजी है। देखिए याद बस ये रखना है कि जो चीज़ें कंट्री अपने लेवल पर करती है, नेशन अपने लेवल पर करता है, जैसे आपके डिफेंस हो गया या बैंकिंग हो गई या कम्युनिकेशन हो गई या करेंसी हो गई। मतलब अगर फॉर एग्जांपल करेंसी अगर इंडिया में आप ये ले रहे हैं कि दिल्ली में जो रुपीज़ चलते हैं वो सेम रुपीज़ हरियाणा, यूपी, इंडिया में हर जगह चलते हैं, तो इसका मतलब ये यूनियन लेवल पर वर्क हो रहा है, राइट। स्टेट में जाने से, अलग अलग स्टेट में जाने से करेंसी तो नहीं बदलती है ना, वो सेम रहती है। और अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो टॉपिक्स आएंगे जो स्टेट लेवल पर होते हैं। जैसे पुलिस, आपने देखा होगा हर स्टेट की पुलिस अलग अलग होती है। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो सब जगह आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे और परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइन। थर्ड इज़ योर कंकरेंट लिस्ट, राइट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो यूनियन स्टेट दोनों में आते हैं, दैट इज एजुकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल सीबीएसई हो गई आपकी, राइट। सीबीएसई अभी जैसे वॉर हो रही है तो मिडिल ईस्ट में सीबीएसई के एग्जाम्स बंद कर दिए गए, तो सीबीएसई है तो सेंट्रल लेवल पर ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो वर्क करती है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो दोनों जगह ये अडॉप्ट की जा सकती है, सेंटर और स्टेट। अब क्या इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल। द नेक्स्ट इज रेजिड्यूरीज टॉपिक्स। ये देखिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपके मॉडर्न टेक्निक्स आ जाएंगी, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो आपको एआई हो गया या कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, राइट। ओके, इस पेज पर नेक्स्ट जो है आपको 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन या मे बी सम MCQs फॉर्म हो सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे दैट इट इज़ रिटन दैट कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस के टाइम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के टाइम पर। ये देखिए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सबको अलग से प्रोविजन दिए गए थे, राइट। आर्टिकल 371 भी बहुत जगह अप्लाई किया गया था। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ MCQ हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर कुछ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, जिनका सारा जो पावर होती है वो अंडर सेंटर ही उनको रूल करता है एक तरीके से, राइट, जिसमें कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली भी आती है जहाँ हम रहते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो इज यूनियन एंड ये देखिए वाला हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी बिल अगर पास होता है तो बेसिकली वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से येस होना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट अकेले कोई रूल पास नहीं कर सकती है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। और लास्ट में जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है यूनियन और स्टेट लेवल पर तो जुडिशरी उसको हैंडल करती है, राइट। फिनिश्ड, इजी ना। आगे बढ़ते हैं। पोखरान, ये एक छोटा सा 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, तो बस नाम याद रख लीजिए। पोखरान एक ऐसी जगह जहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और इट इज़ इन राजस्थान। ओके, नेक्स्ट टू गो इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये PYQs में आपको 2 साल से लगातार मिलेगा। लिंग्विस्टिक स्टेट, सबसे पहले तो आपको 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं इसके। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में जैसे कि सबसे पहले आप याद रखेंगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाने के लिए ऐसी स्टेट्स, मतलब जो पर्टिकुलरली उनके लैंग्वेज या कल्चर पर डिपेंड करती हूँ, ऐसा करने के लिए ये रिस्क था लेना, लेकिन लिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे 1947 के टाइम पर ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट की गई कि नई स्टेट्स बनाई जाएंगी, नए तरीके से हमने चीज़ों को देखा। एंड इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, ठीक है। 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी, राइट। तो सारी स्टेट को सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं, इनफैक्ट उनके कल्चर के बेसिस पर भी बांटा गया। उनमें से एक एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये आपका 3rd पॉइंट हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट टू गो इज हेयर, ठीक है। with the when the demand for the formation of state, you will get 2 points from here from this paragraph. Have a look, ठीक है। when the demand of the formation of states on the basis of language were raised, some national movement, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट्स और निकाल लीजिएगा, टोटल 5 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर आपको याद रखना है कि सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। हमने सेकंड जो टेस्ट लिया वो ये था, जिसमें हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। पर 22 हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो क्योंकि वो हमारी मदर टंग भी है, 40% ऑफ इंडियंस आर स्पीकिंग हिंदी ओनली, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी इन लैंग्वेजेस को ऑफिशियली फॉर्मुलेट करने की, और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं श्रीलंका वाला, कि श्रीलंकन्स को जैसे बेनिफिट मिला एंड ऑल, जिसकी वजह से ग्रजेस होते हैं कंट्री में, तो वो ग्रजेस को ना हो इंडिया में, इसलिए देयर इज़ नो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, और हिंदी इज़ जस्ट दी ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ द सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें भी आपको बेटा 5 पॉइंट्स लिख करने हैं।
इसमें आपको बताना है दैट अगर आप फेडरलिज्म को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो फेडरलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। फेडरलिज्म के अंदर हम सेंटर और स्टेट दोनों को ही इक्वल मानते हैं और दोनों के पास पावर्स होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि सेंटर जो है वो ओवर पावर हो जाता है और बहुत सालों तक अगर वो रहता है इट्स देयर, है ना, तो वो स्टेट को प्रेशराइज करने लगता है चीज़ों के लिए, राइट। और इसी के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा दैट इज़ कोलिजन गवर्नमेंट, राइट। कभी कभी अब जो हमारी जो पार्टी होती है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो मेजॉरिटी में वोट्स नहीं ले पाते हैं तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको हम मिली जुली सरकार भी कहते हैं। ओके, ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पिक्चर बेस्ड जो है वो हम एक साथ एक ही पीडीएफ में करेंगे, तो लेट्स नॉट डू दिस राइट नाउ, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे सेंसस हुआ था 2011 में, आपने याद रखना है कि दैट 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसमें से 22 आपकी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। और स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है? स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस जिसको रिकग्नाइज्ड माना गया है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वो स्केड्यूल्ड हो गई और बाकी सारी अनस्केड्यूल्ड हो गई, बस। ओके, मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। अब एक नीड फील हुई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि सेंटर और स्टेट सिर्फ रूल नहीं करेंगे, आपको यू नो वी नीड अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द लोकल लेवल एल्स वेल। तो लोकल लेवल के लिए देखिए यह पॉइंट आपको लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन द पावर इज टेकन away from the center state and given to the local is called डिसेंट्रलाइजेशन। हमने सेंटर और स्टेट से पावर लेकर अब किसको दे दी है? लोकल को दे दी है, और दे विल बी हैविंग देयर ओन गवर्नमेंट, राइट। अब इसके अंदर आता है पंचायती राज सिस्टम, वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं कि जब आप इलेक्शंस करवाओगे लोकल लेवल पर, 1992 में इसको लिया गया था, अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। एंड रेगुलर इलेक्शंस होंगे, सीट्स रिजर्व्ड होंगी, ST SCs OBCs एंड विमेन के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होंगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कराएगा, राइट। और लोकल बॉडीज से हम हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इज़ योर पंचायती राज सिस्टम। इसमें आपको वो तीनों जो है वो फॉर्म लर्न करने हैं। 1-2 मार्क के क्वेश्चंस इसमें ध्यान से देखिए कि जैसे दिस इज़ द लास्ट पार्ट, ये बहुत साल पहले PYQ में पूछा गया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मतलब व्हाट आर द 2 पीपल हु आर वर्किंग ऑन लोकल एंड द स्टेट लेवल। तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, और जो आपकी स्टेट में होती है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो उसका जो हेड होता है वो होता है हमारा मेयर। ओके, बस चैप्टर फिनिश। सो हेयर आर द 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इसको आप रिवाइज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।